नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम कुछ खास शब्दों पर ध्यान देंगे। शब्द संख्या 151 से 165 तक जो स्रोत सामग्री में दिए गए हैं। बिल्कुल। और हमारा ध्यान सिर्फ उनके अर्थों पर ही नहीं बल्कि उनको याद रखने की जो तरकीबें दी गई हैं उन पर भी रहेगा। हाँ, तो सीधे शब्दों पर आते हैं। शब्द संख्या 151 है हीडलेस। मुझे लगता है इसका मतलब लापरवाही से जुड़ा है। एकदम सही। हीडलेस मतलब लापरवाह, जो ध्यान न दे। जैसे कोई बिना सोचे समझे कुछ कर दे। अच्छा, और इसको याद रखने की तरकीब है हेडलेस डिपार्टमेंट में सब एम्प्लॉयज लापरवाह होते हैं। ये तो मजेदार है। हाँ, मतलब बिना सिर का विभाग तो कर्मचारी ध्यान क्यों देंगे। ये एक तरह का विजुअल है याद रखने के लिए। हीड मतलब ध्यान देना, तो हीडलेस हुआ ध्यान ना देने वाला। ठीक है। अगला शब्द 152 नॉनशैलेंस। ये भी लापरवाही है, सुनने में थोड़ा अलग है। हाँ, है तो लापरवाही या बेपरवाही ही, पर नॉनशैलेंस में एक तरह की उदासीनता, एक कूलनेस होती है, जैसे कोई फिक्र ही ना हो। अच्छा, मतलब केयर फ्री जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। नॉनशलांट व्यक्ति वो है जो शांत रहता है, खासकर तब जब थोड़ी चिंता दिखानी चाहिए। कैजुअल कह सकते हैं। और इसकी ट्रिक वो है नॉनचलान तभी कटेगा जब लापरवाह हो गाड़ी चलाओगे। नॉनचलान और नॉनचलान। हाँ, ये ध्वनि पर आधारित है। हालांकि चालान तो लापरवाही से कटेगा, पर नॉनशलांस में वो एक बेफिक्री का भाव ज्यादा होता है। समझ गए। मतलब जैसे कोई कहे अरे ठीक है, हो गया तो हो गया, वो वाला भाव। बिल्कुल। तीसरा शब्द है लैक्स, ये भी लापरवाह। हाँ, पर इसका इस्तेमाल शायद थोड़ा अलग है। सही। लैक्स का मतलब भी लापरवाह या ढीला है, लेकिन ये अक्सर नियमों, अनुशासन या मानकों के पालन में ढिलाई के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सिक्योरिटी का लैक्स होना। अच्छा, नियमों में ढिलाई। और ट्रिक है ज्यादा रिलैक्स करने वाला लापरवाह हो जाता है। लैक्स, रिलैक्स, ये तो आसान है याद रखना। हाँ, ये काफी सीधा जुड़ाव है और इसी से बनता है लैक्सिटी, मतलब लापरवाह या ढिलाई। ठीक है। और चौथा शब्द इसी ग्रुप का है 154 नेग्लिजेंट। हाँ, नेग्लिजेंट। इसका मतलब भी लापरवाह है, पर इसमें खास तौर पर कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही का भाव है। ओ, मतलब जैसे कोई अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर की नेग्लिजेंस या पेरेंट्स की नेग्लिजेंस, जब आपकी लापरवाही से किसी को नुकसान हो। और इसकी ट्रिक है नकली एजेंट बहुत है आजकल, लापरवाह मत होना। नेग्लिजेंट, नकली एजेंट। हाँ, ये बस एक कहानी है याद रखने के लिए। सावधान रहने की चेतावनी। तो ये चार शब्द हीडलेस, नॉनशलांस, लैक्स, नेग्लिजेंट, सब लापरवाही के अलग अलग शेड्स हैं। बिल्कुल। अब अगले समूह पर आते हैं जो बहादुरी और निडरता से जुड़े हैं। हाँ, पहला शब्द है डोंटी। ये मैंने कम सुना है। हाँ, डॉटी थोड़ा पुराना शब्द है। इसका मतलब है निडर, बहादुर, ब्रेव, डॉन्टलेस जैसा ही। अच्छा, और इसकी ट्रिक बड़ी अनोखी है। धोती बांधने वाले साउथ के एक्टर्स निडर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मिमोनिक्स ऐसी होते हैं कई बार, अजीब से, ताकि याद रह जाएं। डॉटी मतलब बहादुर, योद्धा। ठीक है, अगला 156 डोंटलेस। ये तो डॉटी जैसा ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। डॉन्टलेस मतलब फियरलेस, बोल्ड, ब्रेव, निडर। इसमें जो डोंट है ना, उसका मतलब होता है डराना। ओह, तो डोंटलेस हुआ जिसे डराया ना जा सके। एग्जैक्टली। और ट्रिक भी इसी से जुड़ी है। डांट कम लगते हैं तो बच्चा निडर हो जाता है। डोंट लेस, डोंट डैश लेस। आहा, ये सही है। कम डांट खाने वाला बच्चा निडर। हाँ, बस याद रखने के लिए। और इसी तरह 157 अनडॉन्टेड, ये भी वैसे ही है। हाँ जी, अनडॉन्टेड भी वही है, फियरलेस, निडर, जो मुश्किलों से घबराए नहीं। डोंटलेस का सिनोनिम है। अन उपसर्ग लग गया। और ट्रिक भी वैसी ही, नहीं डांटते बच्चे को तो निडर हो जाता है, अनडॉन्टेड। बिल्कुल। डोंट, डोंटलेस, अनडॉन्टेड, ये तीनों डर और निडरता से जुड़े हैं। ठीक है। अगला शब्द है 158 स्टॉलवर्ट। ये सुनने में दमदार लगता है। हाँ, स्टॉलवर्ट का मतलब ब्रीव, निर्भीक तो है ही, पर इसका एक और मतलब भी होता है, निष्ठावान, मजबूत समर्थक, लॉयल सपोर्टर। अच्छा, तो इसमें लॉयल्टी का भी एंगल है। हाँ, दोनों हैं, बहादुर भी और वफादार भी। यहाँ जो ट्रिक दी है वो बहादुरी वाले मतलब पर फोकस करती है। सब तलवार लेकर लड़ेंगे तो निर्भीक हो जाएंगे। स्टालवर्ट, सब तलवार। ये बहादुरी वाले अर्थ के लिए ठीक है, हाँ, पर दूसरा मतलब भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे किसी पार्टी का स्टालवर्ट ने था। समझ गई। अब आते हैं 159 डेयर डेविल पर। ये तो जाना पहचाना है। हाँ,
डेयरडेविल मतलब साहसी, खासकर वो जो खतरनाक काम करे रोमांच के लिए, स्टंटमैन जैसा। हाँ, इसमें थोड़ा दुस्साहस का भाव भी है शायद। हो सकता है। ट्रिक सीधी है, डेयरडेविल, जो डेविल से भी लड़ने की डेयर करे। और दूसरी ट्रिक है दिल्ली डेयरडेविल्स वाली, हालांकि अब तो टीम का नाम बदल गया है। हाँ, पर ट्रिक तो पुरानी यादों से चलती है। ठीक है। अगला 160 डेयरिंग, ये डेयरडेविल से जुड़ा है। हाँ, डेयरिंग मतलब साहसी, करेजस। ये डेयर करने से ही बना है, हिम्मत दिखाने वाला। इसके लिए अलग से कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ये सीधा शब्द है। हाँ, डेयरिंग प्लान, डेयरिंग मूव, समझना आसान है। अगला शब्द है 161 वैलियंट। वैलियंट मतलब पराक्रमी, वीर, बहादुर, करेजस, ब्रेव। अक्सर मुश्किल हालात में बहादुरी दिखाने के लिए यूज होता है। अच्छा, और इसकी ट्रिक है वो चींटी वाली कहानी, वैलियंट वाली एंट, जो बार बार गिरकर चढ़ जाती है। हाँ, वो मकड़ी और राजा वाली कहानी का शायद चीटी वर्जन है ये। मतलब दृढ़ता और बहादुरी, वैलियंट एफर्ट कहते हैं ना। हाँ, सुना है, जिसमें बहुत हिम्मत दिखाई हो। बिल्कुल, भले ही सफल ना हुआ हो। ठीक है। अगला 162 हीरोइक, ये तो आसान है। हाँ, हीरोइक मतलब हीरो जैसा, साहसी, वीर। इसमें महानता का भाव भी होता है। और ट्रिक भी यही है, एक हीरो ही साहसी होता है बॉलीवुड मूवीज में, जैसे हीरोइक एक्ट। सही, जैसे किसी को आग से बचाना एक हीरोइक काम है। बिल्कुल। अब आता है 163 ऑडेशियस, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। हाँ, ऑडेशियस मतलब डेयरिंग, बोल्ड, साहसी। लेकिन इसमें अक्सर एक ऐसी हिम्मत होती है जो नियमों या खतरों की परवाह नहीं करती। मतलब इसमें नेगेटिव शेड भी हो सकता है, दुस्साहस जैसा। हो सकता है, बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ऑडेशियस प्लान मतलब बहुत जोखिम भरा प्लान। ऑडेशियस लायर मतलब ढीठ झूठा। अच्छा, और ट्रिक है, ऑडी वाला बहुत साहसी होते हैं। हाँ, ये निमोनिक्स का अपना लॉजिक होता है, बस याद रह जाए। ठीक है। अगला है 164 वैलर, ये वैलियंट जैसा है। हाँ, वैलर असल में वैलियंट का नाउन फॉर्म है, मतलब वीरता, बहादुरी, शौर्य, ब्रेवरी। ये गुण है, एक्शन नहीं। सही। और इसकी दो ट्रिक्स हैं। पहली, वेले यार दोस्ती के लिए बहुत बहादुरी दिखाते हैं, वैलर, वेले यार। और दूसरी, दूसरी है, जेलर की बहादुरी दीवानी पसंद है, जेल में, वैलर, जेलर। ध्वनि मिलती है। हाँ ये भी ठीक है, वैलर मतलब बहादुरी का गुण। जी, जैसे मेडल्स फॉर वैलर। और आज का आखिरी शब्द 165 गैलेंट्री, ये अवार्ड्स के साथ जुड़ा है ना। बिल्कुल सही। गैलेंट्री मतलब ब्रेवरी, वीरता, साहस, खासकर युद्ध में। और गैलेंट का मतलब ब्रेव होता है। गैलेंट्री का एक और मतलब भी होता है शायद, वो महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार। हाँ, वो भी होता है, शिष्टता। पर यहाँ बहादुरी वाले अर्थ पर जोर है। और ट्रिक भी वही है, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है सेना में बहादुरी दिखाने वालों को। हाँ, ये सबसे सीधा कनेक्शन है, गैलेंट्री अवार्ड्स। बिल्कुल। तो ये थे आज के शब्द 151 से 165 तक। दो मेन ग्रुप्स दिखे, एक लापरवाही वाला और एक बहादुरी वाला। हाँ, और हर ग्रुप में शब्दों के अपने अपने न्यूआंस थे। हीडलेस, नॉनशलेंस, लैक्स, नेग्लिजेंट, सब अलग तरह की लापरवाहियां हैं। और वैसे ही डाउटी, डॉन्टलेस, स्टॉलवर्ड, डेयरडेविल, डेयरिंग, वैलियंट, हीरोइक, ऑडेशियस, वैलर, गैलेंट्री, सब बहादुरी के अलग अलग रंग है। सही कहा। और ये मिमोनिक्स, ये तरकीबें इन शब्दों को खासकर उनके मूल अर्थ को याद रखने में मदद करती हैं। हाँ, जब इतने सारे मिलते जुलते शब्द हों तो ये काफी काम आते हैं, सीखने में थोड़ी मजेदारी भी लाते हैं। बिल्कुल, ये दिमाग में एक हुक बना देते हैं शब्द को पकड़ने के लिए। तो आज की हमारी ये चर्चा यहीं तक। हमने 15 शब्दों, उनके अर्थ और याद रखने की तरकीबों को समझा। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। ये मिनोमिक्स जो हमें मिलते हैं वो तो ठीक है, पर क्या आपने खुद के अपनी जिंदगी से जुड़े मिनोमिक्स बनाना, शब्दों को याद रखने का और भी गहरा और भी पर्सनल तरीका हो सकता है? ये दिलचस्प सवाल है। खुद की ट्रिक बनाना शायद शब्द को और अपना बना दे। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम फिर से एक श्रोता के भेजे हुए नोट्स पर बात करने वाले हैं, पैनेसिया ऑफ वोकैब। हाँ, ये काफी पॉपुलर नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज हम इसमें से शब्द संख्या 166 से 180 इन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अच्छा। मकसद वही है कि शब्दों के अर्थ समझें और जो निमोनिक्स दिए हैं, मतलब याद रखने के तरीके, उन पर भी बात करें ताकि वोकैबुलरी सीखना थोड़ा आसान लगे। हाँ, निमोनिक्स काफी मदद करते हैं कई बार। सही में।
तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 166 से 180 के बीच कौन कौन से शब्द हैं। और मैंने नोटिस किया कि इनमें से ज़्यादातर शब्द खुशी से जुड़े हैं, अलग अलग तरह की खुशी। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा देखना कि एक ही भाव के कितने शेड्स हैं। हाँ, तो पहला शब्द लेते हैं, नंबर 166, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड। नोट्स में लिखा है फियरलेस, डॉन्टलेस, ऑडेशियस, ब्रेव, मतलब साहसी, निडर, निर्भीक। हम और याद रखने का तरीका वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जो ट्रैप मतलब जाल में फंसे बिना बाहर निकले वो साहसी, निडर होता है। हाँ, ये निमोनिक अच्छा है। ये सीधे सीधे शब्द के कोर मीनिंग को पकड़ता है। कैसे? मतलब ट्रैप और इंट्रेपिड का कनेक्शन। देखिए, इनका मतलब होता है नहीं, और लैटिन में एक शब्द है ट्रेपिडस, जिसका मतलब है अलार्म्ड या डरा हुआ। अच्छा। तो इंट्रेपिड का सीधा मतलब हुआ न डरने वाला। अब निमोनिक में जो ट्रैप से निकलने की बात है वो इसी निडरता को दिखाती है। हाँ। मतलब कोई मुश्किल या खतरनाक स्थिति में भी ना डरे। तो ये सिर्फ बहादुर होना नहीं है। नहीं, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। ये वो साहस है जो तब दिखाया जाए जब खतरा या मुश्किल सामने दिख रही हो। जानबूझकर खतरे का सामना करना, वो है इंट्रेपिड। समझ गई, खतरे के सामने वाला साहस। ठीक है, तो इंट्रेपिड के बाद जैसा मैंने कहा था ज्यादातर शब्द खुशी के हैं, तो लेते हैं शब्द 173, मैरी। मैरी। हाँ। अर्थ दिया है जॉली यानी खुश, और इससे जुड़े शब्द मेरीमंट, चीयरफुलनेस, खुशी। बिल्कुल। निमोनिक तो बहुत ही कॉमन है, शादी में सब खुश होते हैं। हाँ, ये तो है। क्या मैरी का इस्तेमाल खास तौर पर ऐसे ही माहौल के लिए होता है, मतलब पार्टी, उत्सव? हाँ, ज्यादातर मैरी शब्द अक्सर त्योहारों, उत्सवों या जहां लोग मिलकर खुशी मना रहे हों उस संदर्भ में आता है। जैसे मैरी क्रिसमस तो हम सब जानते हैं। हाँ हाँ। इसमें वो माहौल वाली, थोड़ी शोर शराबे वाली, सबके साथ मिलकर मनाने वाली खुशी का भाव है। मेरीमेंट इसी माहौल या अवस्था को कहते हैं। अच्छा, यानी ये बाहरी दिखने वाली खुशी है, सामाजिक खुशी। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, नंबर 167, जॉली। जॉली। इसका मतलब भी नोट्स में मैरी यानी खुशी दिया है, और निमोनिक भी एक गाने से है। जॉली जॉली गाने में हीरोइन बहुत खुश होती है। हाँ, वो गाना याद है। तो ये मैरी से कैसे अलग है? मतलब दोनों का अर्थ खुश ही है। हाँ, ये अच्छा सवाल है तो दोनों बहुत करीब, पर थोड़ा फर्क है। जॉली अक्सर किसी इंसान के स्वभाव के बारे में बताता है। कोई इंसान जो हंसमुख है, खुशमिजाज है, मिलनसार है। अच्छा, जैसे अ जॉली पर्सन। बिल्कुल, अ जॉली फेलो, अ जॉली मूड। जबकि मैरी, जैसा हमने कहा, वो ज्यादातर किसी मौके की खुशी से जुड़ा होता है। हालांकि बोलचाल में कई बार एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, पर जॉली में व्यक्ति के नेचर पर फोकस ज्यादा है। समझ गए। तो जॉली हो गया स्वभाव और मैरी हो गया माहौल या अवसर। अब एक और शब्द है इसी ग्रुप का, नंबर 175, चीयरफुल। चीयरफुल। अर्थ फिर वही, मैरी खुश, और निमोनिक खेल से जुड़ा है। चीयर गर्ल्स फुल इफेक्ट्स करती हैं ऑडियंस को खुश करने को। ये तो सीधा है। चीयर लीडर्स का काम ही है माहौल को चीयरफुल बनाना। एकदम। चीयरफुल उस खुशी को दिखाता है जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाली हो, प्रसन्नता भरी हो, और ये अक्सर बाहर दिखती भी है, मुस्कान में, बातों में, एनर्जी में। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, रोजमर्रा की खुशमिजाजी हो सकती है। जरूरी नहीं कि किसी बड़े उत्सव से ही जुड़ी हो। कोई सुबह उठ के भी चीयरफुल महसूस कर सकता है। ये जॉली के करीब है, पर शायद थोड़ा हल्का या ज्यादा आम है। ठीक है, तो मैरी उत्सव वाली, जॉली स्वभाव वाली, और चीयरफुल आमतौर पर पॉजिटिव और दिखने वाली खुशी। अब एक थोड़ा अलग सा शब्द है, नंबर 174, ब्लाइथ। ब्लाइथ। हाँ, ये थोड़ा अलग है। मतलब दिया है हैप्पी, जॉयस, खुश, और निमोनिक थोड़ा अजीब सा है। बाहों थी चढ़ाई इसलिए माता हुई खुश। मुझे ये समझ नहीं आया। हाँ, निमोनिक का संदर्भ तो शायद किसी कहानी से होगा, लेकिन ब्लाइथ शब्द का मतलब है वो खुशी जो एकदम चिंतामुक्त हो, बेफिक्र हो, हल्के फुल्के अंदाज वाली हो। अच्छा, केयर फ्री हैप्पीनेस। हाँ, बिल्कुल। जो दुनिया की टेंशन से परे अपनी धुन में मस्त हो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर इसमें कभी-कभी एक नेगेटिव शेड भी आ जाता है। नेगेटिव? बेफिक्र खुशी में क्या नेगेटिव हो सकता है? अगर कोई ऐसी स्थिति में बेफिक्र दिखे जहां थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, या जहां दूसरों को दुख हो रहा हो और वो व्यक्ति तब भी एकदम लापरवाह सा खुश नजर आए, तो उसके लिए ब्लाइथ शब्द का इस्तेमाल थोड़ा आलोचनात्मक हो सकता है। ओह अच्छा, मतलब स्थिति को समझे बिना खुश रहना या असंवेदनशील होना। हाँ, कुछ वैसा ही। केयरफ्री टू द पॉइंट ऑफ बीइंग केयरलेस और इनसेंसिटिव।
तो ब्लाइथ खुशी तो है, पर कभी-कभी नादानी या लापरवाही वाली खुशी भी हो सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल करते वक्त संदर्भ देखना जरूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी बात बताई आपने। ठीक है, अब ज़रा एक और तरह की खुशी पर आते हैं। शब्द 168 मर्थ। मर्थ मतलब इसका भी खुशी है, निमोनिक है। बर्थ के समय सबको बहुत खुशी होती है, जन्म पर खुशी तो होती ही है। ये किस तरह की खुशी है, मैरी या जॉली से अलग? हाँ, ये अलग है। मर्थ ज्यादातर हंसी मजाक, मनोरंजन या किसी फनी बात से जुड़ी खुशी होती है। इसमें अक्सर हंसी ठहाके शामिल होते हैं। अच्छा, अम्यूजमेंट वाली खुशी। हाँ, अम्यूजमेंट, लाफ्टर। सोचिए, कोई कॉमेडी फिल्म देखकर जो मजा आता है, जो हंसी आती है, वो मर्थ है। या दोस्तों के बीच कोई मजाक चल रहा हो, सब हंस रहे हों, वो माहौल मर्थ से भरा होता है। ये अक्सर थोड़ी मुखर होती है। समझ गई, हंसी खुशी वाली। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है 169 ग्ली। ग्ली मतलब हैप्पीनेस, बिल्कुल। खुशी। निमोनिक तो बड़ा शायराना है। गली में आज चांद निकला, इसलिए खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ, निमोनिक काफी अच्छा है। ये कैसी खुशी है, मर्थ से अलग? ग्ली आमतौर पर मर्थ से ज्यादा तेज, ज्यादा उछाल वाली खुशी होती है। और ये अक्सर किसी जीत, सफलता या कभी-कभी थोड़ी शरारत भरी संतुष्टि से जुड़ी होती है। जीत वाली खुशी। हाँ, जैसे अपनी फेवरेट टीम जीत जाए तो जो खुशी होती है ना, वो ग्ली है। या कोई मुश्किल सवाल हल कर लिया, या किसी कंपटीशन में आगे निकल गए। इसमें एक तरह का विजय भाव या ट्रायम्फ होता है। अच्छा, तो मर्थ हुई हंसी मजाक वाली खुशी और ग्ली हुई जीत या सफलता वाली खुशी। अब एक और है 169 डिलाइट। डिलाइट मतलब है जॉय, खुशी। निमोनिक भी बहुत अच्छा है। लाइट देख के गांव में सबको खुशी आ जाती है, बिजली आने की खुशी। हाँ, ये एकदम सही निमोनिक है। डिलाइट एक गहरी, संतोष देने वाली खुशी है। ये अक्सर कोई सुखद आश्चर्य या कोई अनपेक्षित अच्छी चीज मिलने पर, या फिर कोई ऐसी चीज जो हमारी इंद्रियों को बहुत अच्छी लगे, उससे मिलती है। जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाकर जो खुशी मिलती है, या कोई बेहद खूबसूरत नज़ारा देखकर, या कोई मनपसंद तोहफा मिल जाए। इसमें एक तरह की सेटिस्फैक्शन और प्लेजेंट सरप्राइज का भाव होता है। ये मर्थ या ग्ली जितनी तेज शायद ना हो, पर गहरी होती है। बहुत अच्छे से समझाया। खुशी के कितने सारे रंग हैं। अब लगता है हम और गहरी भावनाओं की तरफ जा रहे हैं। शब्द 70 है एक्सटेसी। एक्सटेसी, हाँ, ये गहरा शब्द है। अर्थ है जॉय, खुशी, और इसके रूप दिए हैं एक्सटैटिक, रैप्चरस, उल्लसित। निमोनिक तो कमाल का है। ऐसी तैसी करने में कुछ लोगों को बहुत खुशी मिलती है। हाँ, निमोनिक बनाने वाले ने सोच के बनाया है। यादगार तो है। बिल्कुल, पर एक्सटेसी का असल मतलब क्या है? देखिए, निमोनिक को एक तरफ रखे तो एक्सटेसी साधारण खुशी से बहुत बहुत आगे है। ये परमानंद की स्थिति है। अत्यधिक उल्लास, विभोर हो जाना। परमानंद मतलब एकदम चरम सीमा। हाँ, चरम। इसमें इंसान अपनी सुध-बुध खो सकता है। ये एक बहुत ही इंटेंस, ओवरवेल्थलोरेंट, मतलब अभिभूत कर देने वाला अनुभव होता है। इसे अक्सर आध्यात्मिक अनुभवों से भी जोड़ा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही तीव्र भावनाएं। अच्छा, इसी तरह की गहरी खुशी से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं, जैसे शब्द 171 बियाट्रिफिक। बियाट्रिफिक मतलब ब्लिसफुल खुशी। निमोनिक है, बीट करने में भले ही बहुत खुशी मिलती है। ये निमोनिक मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। हारने में खुशी। हाँ, निमोनिक लॉजिक शायद ये हो कि किसी दुश्मन को बुरी तरह हरा दिया तो खुशी मिली। लेकिन बियाट्रिफिक शब्द का जो असल अर्थ है, वो उस निमोनिक से बहुत अलग है। अच्छा, क्या मतलब है फिर? बियाट्रिफिक खुशी बहुत शांत, गहरी और अक्सर आध्यात्मिक या दिव्य होती है। वो एकदम निर्मल, पवित्र आनंद जो किसी संत महात्मा के चेहरे पर झलकता है ना, वो बीटिफिक स्माइल हो सकती है। इसमें एक्सटेसी जैसा उल्लास नहीं, बल्कि शांति और परम संतोष का भाव ज्यादा होता है। ब्लेस्ड हैप्पीनेस। अच्छा, तो ये एक्सटेसी की तेजी से अलग एक शांत और पवित्र आनंद है। और इसी से जुड़ा अगला शब्द है 172 बियाटिट्यूड। बियाटिट्यूड अर्थ है हैप्पीनेस, खुशी। निमोनिक फिर वही, बीट करते टाइम में बहुत खुशी मिलती है। ये बियाटिफिक जैसा ही है। ये बियाटिफिक से सीधे जुड़ा है। बियाटिट्यूड उस परम सुख या आनंद की अवस्था को कहते हैं, द स्टेट ऑफ सुप्रीम ब्लिस। अवस्था मतलब स्टेट। हाँ, ये शब्द खास तौर पर धार्मिक संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे ईसाई धर्म में जो सर्मन ऑन द माउंट है, उसमें बताई गई 8 धन्य अवस्थाएं
द बीएटिट्यूड्स कहलाती हैं। ओह अच्छा, मैंने सुना है इसके बारे में। तो बीएटिट्यूड है परम आनंद की वो अवस्था, और बीएटिफिक उस आनंद को दर्शाने वाला एडजेक्टिव है, जैसे बीएटिफिक विजन। समझ गई? बीएटिट्यूड नाउन है, अवस्था। बीएटिफिक एडजेक्टिव है उस अवस्था का वर्णन। ठीक है, अब एक और शब्द है जो गहरी खुशी जैसा लगता है, 179, ब्लिस। ब्लिस मतलब फेलिसिटी, हैप्पीनेस, हाँ। खुशी। निमोनिक है, ब्लेस मिलते ही बहुत खुशी मिलती है। ये कनेक्शन तो सही लग रहा है। हाँ, ये कनेक्शन बिल्कुल सही है। ब्लिस भी परम सुख या पूर्ण आनंद की स्थिति है। परफेक्ट हैप्पीनेस। ये एक्सटैसी या बीएटिट्यूड से कैसे अलग है? ये एक्सटैसी की तरह बहुत तीव्र या अभिभूत करने वाली हो, जरूरी नहीं, और बीएटिट्यूड की तरह हमेशा धार्मिक हो, ये भी जरूरी नहीं। ब्लिस ज्यादा शांत, स्थायी और संतुष्टिदायक हो सकती है, जैसे किसी शांत सुबह प्रकृति के बीच बैठकर या अपने परिवार के साथ होकर जो एक गहरी शांति और खुशी महसूस होती है, वो ब्लिस हो सकती है। इसमें आंतरिक शांति का भाव ज्यादा है। तो एक्सटैसी हुआ तीव्र परमानंद, बीएटिफिक शांत दिव्यानंद, बीएटिट्यूड परम सुख की अवस्था खासकर धार्मिक, और ब्लिस शांत पूर्ण आंतरिक आनंद। वाओ। हाँ, न्यूआंस थे काफी। बिल्कुल। अब कुछ शब्द हैं जो खुशी महसूस करने या करवाने की क्रिया से जुड़े हैं, जैसे शब्द 177 इलेट। एलेट अर्थ है एक्सिलरेट, खुश करना, और इसका रूप है इलेटेड, प्रफुल्लित। नोट्स में लिखा है ये वर्ब है क्रिया। हाँ। निमोनिक छात्रों को पसंद आएगा। एग्जाम लेट होते ही सब बच्चे खुश हो गए, परीक्षा टलने की खुशी। हाँ, ये खुशी तो सबने महसूस की होगी कभी ना कभी। हाँ तो एलेट का मतलब हुआ किसी को खुश करना। हाँ, सिर्फ खुश करना नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा खुश या उत्साहित कर देना, किसी को गर्व और उल्लास से भर देना। ये अक्सर किसी अच्छी खबर मिलने पर, कोई सफलता पाने पर होता है, जैसे प्रमोशन की खबर किसी को एलेट कर सकती है। अच्छा। किसी को बहुत ज्यादा खुश कर देना। हाँ, टू मेक समवन एक्सटैटिकली हैप्पी। और इसी क्रिया का नतीजा है अगला शब्द 178 इलेशन। इलेशन, बिल्कुल। अर्थ है एक्सटेसी, ब्लिस, प्रसन्नता। निमोनिक सीधा है, इलेट से बना है, और ये नाउन है, संज्ञा। एकदम सही। इलेशन वो तीव्र खुशी, गर्व और उत्साह की भावना है जो इलेट होने पर महसूस होती है। जब कोई खबर सुनकर या सफलता पाकर बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित महसूस करता है, तो उस भावना को इलेशन कहते हैं। ये एक्सटेसी या ब्लिस के जैसी ही तीव्र भावना है, पर अक्सर किसी खास घटना या उपलब्धि से जुड़ी होती है। समझ गई। इलेट खुश करना, इलेशन वो खुशी की भावना। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी शब्द पर, नंबर 180, एक्सल्ट। एक्सल्ट अर्थ है हैप्पी, बहुत प्रसन्न होना, और इससे बनने वाले शब्द भी दिए हैं, एक्सल्टेंट, इलेटेड, प्रसन्न, एक्सल्टिंग, जुबिलेंट, इलेटेड, आनंदित, एक्सल्टेशन, जुबिलेशन, खुशी। काफी सारे रूप हैं इसके। हाँ, ये काफी इस्तेमाल होता है। निमोनिक फिर से बहुत अच्छा है। एग्जाम रिजल्ट के समय सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। रिजल्ट डे वाली खुशी। हाँ, वो तो यादगार होती है। ये शब्द इलेशन से कैसे अलग है? दोनों ही तीव्र खुशी लग रहे हैं सफलता पर। हाँ, दोनों ही तीव्र खुशी हैं, खासकर जीत या सफलता पर। लेकिन एक्सल्ट में ना खुशी को खुलकर जाहिर करने का, जश्न मनाने का भाव ज्यादा होता है। अच्छा, दिखाने वाली खुशी। हाँ, एक तरह से ये सिर्फ अंदर महसूस करना नहीं है, बल्कि उसे दिखाना भी है। जैसे वर्ल्ड कप जीतने पर टीम मैदान में दौड़ती है, चिल्लाती है, झूमती है, वो एक्सल्टेशन है। इसमें जीत का गर्व और उल्लास खुलकर दिखता है। जुबिलेशन भी इसी तरह के खुले सार्वजनिक जश्न के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो एक्सल्ट में खुशी का प्रदर्शन, सेलिब्रेशन शामिल है। समझ गई। तो ये थे शब्द 16 से 180। शुरुआत की हमने इंट्रेपिड के साहस से, हाँ, निडरता से, और फिर तो जैसे खुशी के समुंदर में ही गोते लगाते रहे। जॉली, मैरी, चीयरफुल जैसी जानी पहचानी खुशियां, रोजमर्रा वाली। हाँ, फिर ब्लाइथ की वो बेफिक्र पर थोड़ी ध्यान रखने वाली खुशी, मर्थ की हंसी, ग्ली का जीत वाला उछाल, डिलाइट का सुखद आश्चर्य, और फिर गहरी खुशी, एक्सटेसी, बिएटिफिक, बिएटिट्यूड, ब्लिस, और आखिर में इलेशन, एक्सल्ट वाला उत्साही उल्लास। सच में एक भावना के कितने बारीक शेड्स हैं। बिल्कुल, और यही तो भाषा की खूबसूरती है। हर शब्द एक अलग रंग, एक अलग संदर्भ लाता है। सही कहा। जॉली में मिलनसारिता, मैरी में उत्सव, चीयरफुल में पॉजिटिविटी,
ब्लाइथ में बेफिक्री, मर्थ में हंसी, ग्ली में जीत, डिलाइट में संतोष, एक्सटेसी में परमानंद, बिएटिफिक और ब्लिस में शांति, इलेशन और एक्सल्ट में उपलब्धि का जश्न। इन सबको जानने से हम अपनी बात ज्यादा सटीक तरीके से कह पाते हैं। और ये निमोनिक्स भी दिखाते हैं कि याद करना कितना पर्सनल और क्रिएटिव हो सकता है। ट्रैप से इंटरप्रेट, लाइट से डिलाइट, ब्लेस से ब्लिस। हो सकता है लॉजिक हमेशा सीधा ना हो, पर अगर याद रखने में मदद मिले तो तरीका कामयाब है। बिल्कुल सही। इन नोट्स को देखते हुए ये तो साफ है कि वोकैबुलरी सिर्फ शब्द रटना नहीं है, बल्कि भावनाओं और विचारों की गहराइयों को समझना है। पर यहाँ एक सवाल आता है मन में। पूछिए। क्या इन शब्दों को, उनके निमोनिक्स को याद कर लेना ही काफी है, या असली मकसद भाषा सीखने का मजा इन शब्दों को सही जगह, सही भावना के साथ इस्तेमाल करने में है? शायद अगली बार जब हम कुछ लिखें या बात करें तो सोचें कि क्या आज सीखा हुआ कोई शब्द हमारी भावना को और बेहतर तरीके से बता सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। असली समझ तो इस्तेमाल करने से ही आती है। अभिवादन जी। आज हम शब्दावली की दुनिया में फिर से गोता लगा रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास दीपक त्यागी की किताब पेनेसिया ऑफ वोकैब है और आज हम कुछ खास शब्दों पर बात करेंगे। बिल्कुल। ये किताब, जैसा हम जानते हैं, निमोनिक्स यानी याद रखने की तरकीबों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल। आज हम शब्द संख्या 180 से 195 देखेंगे। अच्छा। और इसमें खास बात यह है कि ये 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक तरफ खुशी उल्लास वाले शब्द, ओके, और दूसरी तरफ नौसिखियापन, मतलब अनुभवहीनता से जुड़े शब्द। दिलचस्प। मतलब खुशी और अनुभवहीनता एक साथ। जी। देखते हैं कैसे ये शब्द दिए गए हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खुशी वाले शब्द लेते हैं। नंबर 180, एक्सल्ट। एक्सल्ट इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, मतलब खुशी मनाना, खासकर किसी जीत या बड़ी सफलता पर। हाँ, जैसे कोई मैच जीत लिया हो। बिल्कुल। और स्रोत में निमोनिक भी इसी से जुड़ा है। एग्जाम रिजल्ट। एग्जाम रिजल्ट, अरे वाह। सोचिए, जब बढ़िया रिजल्ट आता है तो लोग कैसे एक्सल्ट करते हैं, झूम उठते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कनेक्शन है, आसानी से याद रहेगा। जी। और किताब में इससे जुड़े कुछ और शब्द भी हैं, जैसे एक्सल्टेंट या एक्सल्टिंग, जिनका मतलब है प्रसन्न। हाँ, और जुबिलेंट भी, जिसका मतलब आनंदित है, और संज्ञा रूप एक्सल्टेशन यानी खुशी या उल्लास। अच्छा, ये सारे मतलब ऊंची वाली खुशी से जुड़े हैं। जी, एक विजय वाली भावना। ठीक है, तो इसी खुशी को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द 181, रैप्चर। रैप्चर। इसका मतलब भी अत्यधिक खुशी या आनंद ही है। तो ये एक्सल्ट से अलग कैसे है? रैप्चर भी बहुत गहरी खुशी है, लेकिन इसमें शायद एक तरह की तल्लीनता होती है, जैसे किसी खूबसूरत चीज को देखकर या संगीत सुनकर खो जाना। अच्छा, मतलब ज्यादा आंतरिक अनुभव। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत में निमोनिक है रफ्तार। रफ्तार? ये कैसे? शायद ये सोच है कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से कुछ लोगों को एक अजीब सा रोमांच, एक तीव्र खुशी मिलती है, तो रफ्तार से रैप्चर। दिलचस्प है, थोड़ा हटके है ये निमोनिक। हाँ। किताब इसे एक्सटेसी और ब्लिस यानी परम आनंद के जैसा बताती है। ओके। तो ये एक्सल्ट की तरह बाहरी दिखावे वाली खुशी से थोड़ी अलग है। जी, ये ज्यादा गहरी, अभिभूत करने वाली खुशी हो सकती है। समझ गई। चलिए अब देखते हैं शब्द 182, जोकंद। जोकंड। इसका मतलब दिया है खुश मिजाज, हंसमुख। ये रैप्चर या एक्सल्ट जैसी तीव्र नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। जोकंड वो रोजमर्रा वाली हल्की फुल्की खुशी है, एक हंसमुख स्वभाव। अच्छा, इसका निमोनिक बड़ा मजेदार है। जो कंद खाते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। जो कंद मतलब फल। हाँ, फल या कंदमूल, शायद सादगी और सेहत से जुड़ी खुशी की तरफ इशारा है। हाँ, जो कंद खाए वो जोकंड रहे। ये तो आसानी से याद रहेगा। जी, किताब में मेरी शब्द को इसका समानार्थी बताया है। तो जोकंड व्यक्ति वो है जिसके साथ अच्छा लगता है, माहौल हल्का रखता है। बिल्कुल ठीक है। अगला शब्द 183, जुबिलेंट। ये फिर से एक्सल्ट जैसा लग रहा है, उल्लासित, बहुत खुश। लिंट के लिए निमोनिक है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली, हाँ, ये तो बड़ा उत्सव होता है। जी, 50वीं सालगिरह, माहौल एकदम जुबिलेंट होता है। तो जुबली से जुबिलेंट याद रखना आसान है। बिल्कुल, ये निमोनिक भी एकदम सटीक है। किताब में एक्सटैटिक, अति प्रसन्न, इसका समानार्थी दिया है, और जुबिलेशन, आनंदोत्सव, रिजॉइसिंग, खुशी मनाना जैसे शब्द भी इससे जुड़े हैं। ये सब सार्वजनिक खुशी, सेलिब्रेशन वाले शब्द लगते हैं। हाँ, ज्यादातर। ठीक है, अब है शब्द 184, जॉवियल, मतलब हंसमुख, खुश दिल। ये जोकंड जैसा नहीं है? काफी समान है, लेकिन जोवियल में शायद एक
हार्दिक किस्म की, थोड़ा मजाकिया खुशी का भाव ज्यादा होता है, दिल खोलकर हंसने वाला अच्छा, जॉकंड से थोड़ा ज्यादा जोशीला। कह सकते हैं। इसका निमोनिक थोड़ा अलग है, एक चेतावनी की तरह। जो जी आल करेगा, मतलब जो आलस करेगा, वो खुश नहीं रह पाएगा। ओहो, तो इसका उल्टा सोचें, जो एक्टिव है, जिंदा दिल है, वो जॉवियल है। ये भी एक तरीका है याद रखने का। हाँ, वैसे इसका संबंध बृहस्पति ग्रह जुपिटर से भी है, जिसे पुराने जमाने में जोव कहते थे, अरे वाह, और ज्योतिष में उसे सौभाग्य और उदारता का प्रतीक मानते थे। अरे वाह, ये जानकारी तो नहीं है। जी, किताब में मैरी और चीयरफुल इसके समानार्थक दिए हैं। तो जॉवियल वो हुआ जो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी हंसाए। बिल्कुल। ठीक है, अगला शब्द है 185, रिजॉइस, आनंद मनाना, खुश होना। ये तो काफी आम शब्द है। हाँ, रिजॉइस आम है, पर मतलब गहरा है। किताब में 2 निमोनिक हैं। अच्छा, पहला, रीजॉइन करना। सोचिए किसी अपने से या पुराने ग्रुप से दोबारा जुड़ने पर जो खुशी होती है। हाँ, वो तो होती है। दूसरा थोड़ा क्रिएटिव है, मेड ऑफ जॉय। जैसे कोई खुशी से बना हो, या जब कोई खुशी से यस कहता है तो वो रिजॉइस कर रहा है। मेड ऑफ जॉय, ये अच्छा है। अब है शब्द 186, यूफोरिया। उत्साह या आनंद की तीव्र भावना। ये रैप्चर जैसा हुआ फिर। हाँ, यूफोरिया, रैप्चर, एक्सटेसी, ये सब बहुत करीबी हैं। यूफोरिया एक बहुत तीव्र, कभी-कभी नशे जैसी खुशी होती है, अच्छा, अक्सर थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर सुनने पर। बिल्कुल, या कोई खास अनुभव होने पर। इसका निमोनिक किताब में तुकबंदी जैसा है, यू बन फोरिया, तो बहुत खुशी मिलेगी। यू बन फोरिया। हाँ, शायद बस ध्वनि के आधार पे याद रखने के लिए। अजीब है, पर शायद याद रह जाए। जी, इससे जुड़े शब्द हैं इलेशन, उल्लास, एक्सिलरेशन, प्रफुल्लता, और फेलिसिटी, परम सुख। ये सब तीव्र पॉजिटिव भावनाएं हैं। जी, ओके, और इस खुशी वाले सेक्शन का आखिरी शब्द 187, एक्सिलरेट। ये क्रिया है, मतलब किसी को बहुत खुश या उत्साहित करना। बिल्कुल, एक्सिलरेट मतलब किसी और में खुशी भरना, जोश भरना। जैसे कोई एडवेंचर स्पोर्ट। हाँ, या ताज़ी हवा का झोंका। किताब का निमोनिक एक कहानी जैसा है। एक्स हॉल्ट नाम के किसी स्टेशन पर लोग रास करने गए और वहां का नजारा देखकर एक्सिलरेटेड हो गए। एक्स हॉल्ट पर रास कल्पनाशील है। हाँ, तो किसी को प्रफुल्लित करना, इलेट इसका समानार्थी है, और एक्सिलरेशन और फेलिसिटी इससे जुड़ी भावनाएं हैं। तो ये थे खुशी के अलग अलग रंग दिखाने वाले 8 शब्द। एक्सल्ट, रैप्चर, जॉकंड, जुबिलेंट, जोवियल, रीजॉइस, यूफोरिया, एक्सिलरेट। जी, हर शब्द में एक अलग बारीकी है। बिल्कुल। अब जैसा आपने शुरू में कहा था, कहानी में मोड़ आता है। हाँ, अब हम दूसरे विषय पर चलते हैं, अनुभवहीनता या नौसिखियापन। ठीक है, पहला शब्द है 180, रुकी। ये तो बहुत सुना है। हाँ, रुकी बहुत आम शब्द है, खासकर स्पोर्ट्स में या नौकरी में। मतलब कोई नया सदस्य जिसे अनुभव कम हो। नया खिलाड़ी, नया कर्मचारी। बिल्कुल, निमोनिक भी आसान है, गाड़ी बार बार रुकी रुकी क्यों? क्योंकि ड्राइवर रुकी था, अनुभवहीन। अच्छा, ये सही है, रुकी से रुकी। जी, ये किसी भी फील्ड के नए व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकता है, थोड़ा अनौपचारिक सा है। ठीक है, अगला शब्द 190, कैलो। इसका मतलब भी अनुभवहीन और अपरिपक्व है। ये रुकी से कैसे अलग है? कैलो में अक्सर युवावस्था वाली अपरिपक्वता पर ज्यादा जोर होता है। कभी-कभी इसमें थोड़ी नेगेटिव टून भी आ जाती है। नेगेटिव मतलब? जैसे कोई उम्र में तो बड़ा है पर व्यवहार में अभी भी अनुभवहीन, नासमझ सा है। निमोनिक है कल आओ। कल आओ। हाँ, जैसे किसी ने अनुभवहीन व्यक्ति को काम दिया, उसने गड़बड़ कर दी, तो उसे कहा कल आओ, मतलब अभी तुम तैयार नहीं हो। अच्छा, समझ गई। इसमें थोड़ी निराशा झलकती है। हाँ, किताब इसे इनएक्सपीरियंस्ड का पर्याय बताती है। ये अक्सर समझ या निर्णय क्षमता की कमी दिखाता है। ठीक है, अगला शब्द 190, नियोफाइट। नौसिखिया, किसी विषय या गतिविधि में नया। नियोफाइट, इसमें नियो का मतलब ही नया होता है। हाँ, जैसे नियोलिथिक एज। बिल्कुल, तो नियोफाइट मतलब जो किसी भी क्षेत्र में, विश्वास में या स्किल में बिल्कुल नया हो। निमोनिक है नया नया फाइट करने वाला। नया नया फाइट, हाँ। हाँ, जो अभी लड़ना सीख रहा है वो जाहिर नौसिखिया ही होगा। तर्कसंगत है। ये शब्द अक्सर धर्म या किसी विचारधारा में नए शामिल हुए लोगों के लिए भी यूज होता है, या किसी भी फील्ड के बिगिनर के लिए। ये कॉल ऑफ जितना नेगेटिव नहीं है। मतलब सिर्फ नया होना बता रहा है। जी, बिगिनर का समानार्थी है।
ओके। अगला है 191 टायरो। ये भी नौसिखिया या शुरुआती नियोफाइट जैसा ही? हाँ, टायरो और नियोफाइट काफी समान है, मतलब बिगिनर। टायरो शायद किसी भी कला, विज्ञान या पेशे में नए सीखने वाले के लिए थोड़ा ज्यादा सामान्य शब्द है। अच्छा, इसका निमोनिक थोड़ा बच्चों जैसा है। बच्चे सबसे पहले टायर चलाना सीखते हैं। खिलौने वाला टायर। हाँ, या साइकिल का, क्योंकि वो उस काम में नए होते। नौसिखिया तो टायर से टायरो। टायर चलाने वाला बच्चा टायरो। ठीक है, याद रह सकता है। जी ये भी बिगिनर के बराबर है। बिल्कुल। अगला शब्द बड़ा दिलचस्प है, 192 एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन। मतलब वर्णमाला सीखने वाला, Yeah. यानी बिल्कुल शुरुआती। हाँ, ये शब्द तो खुद ही अपना मतलब बता रहा है, ABCD। हाँ, तो एबिसिडेरियन वो है जो अभी ABCD सीख रहा है, किसी भी चीज का बिल्कुल बेसिक लर्नर। इससे सीधा निमोनिक और क्या होगा? जी ये किसी चीज के एकदम शुरुआती या मौलिक होने को भी दिखा सकता है। किताब इसे बिगिनर, न्योफाइट और नोवाइस के समान बताती है। नोवाइस। हाँ, अगला शब्द वही है, 193 नोवाइस। ये भी बहुत कॉमन है नौसिखिए के लिए। बिल्कुल, नोवाइस शायद इस ग्रुप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। मतलब कोई व्यक्ति जो किसी काम या स्थिति में नया है, अनुभवहीन है। इसके लिए किताब में 2 निमोनिक हैं। पहला, नो वॉइस। नो वॉइस मतलब मेरी कोई आवाज नहीं है, मेरी बात में वजन नहीं है, क्योंकि मैं अभी नोवाइस हूं, नया हूं। अच्छा, और दूसरा है नो वॉश। शायद ये कि नौसिखिए को कपड़े धोने जैसा बेसिक काम भी नहीं आता। हाँ, ये भी हो सकता है। जी, ये बिगिनर का स्टैंडर्ड सिनोनिम है। ठीक है। अगला शब्द है 194 फ्लेजलिंग। इसके 2 मतलब है, अनुभवहीन व्यक्ति या संगठन और चिड़िया का बच्चा जो उड़ना सीख रहा हो। हाँ, फ्लेजलिंग का असली मतलब चिड़िया के बच्चे से ही आता है, जिसके पर अभी उड़ने लायक हुए हैं। फ्लेज मतलब पर निकलना। अच्छा, तो वहीं से ये मतलब आया। जी, लाक्षणिक अर्थ में कोई व्यक्ति या संस्था जो नई है, विकसित हो रही है, अनुभवहीन है। निमोनिक क्रिकेट से जुड़ा है। अनुभवहीन या नौसिखिया फ्लेजलिंग से फील्डिंग कराना ठीक नहीं। हाँ, कैच छूट सकता है। फ्लेजलिंग से फील्डिंग कराना, ये अच्छा कनेक्शन है। जी, ये शब्द अक्सर नई कंपनियों, नए आइडियाज या किसी के करियर की शुरुआत के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें विकासशील होने का भाव है। मतलब सिर्फ नया नहीं, बल्कि बढ़ने की प्रक्रिया में। हाँ, बिगिनर, नोविस, नियोफाइट जैसा ही, पर थोड़ा उभरते हुए वाला सेंस। समझ गई। और अब इस लिस्ट का आखिरी शब्द 195 अप्रेंटिस, प्रशिक्षु। अप्रेंटिस इन सबसे थोड़ा अलग है। कैसे? ये सिर्फ नौसिखिया नहीं है, ये एक औपचारिक सीखने की प्रक्रिया में है। अप्रेंटिस वो है जो किसी मास्टर, किसी कुशल कारीगर या प्रोफेशनल के अंडर काम सीखता है, एक तय समय के लिए। अच्छा, जैसे पुराने जमाने में गुरु शिष्य परंपरा होती थी। कुछ वैसा ही, लेकिन आज भी कई ट्रेड्स में होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शेफ। हाँ, निमोनिक है, आप रेंट पर रहते हो जब आप अप्रेंटिस होते हो। आप रेंट पर क्यों? शायद इसलिए कि शुरू में कमाई कम होती है। ये थोड़ा कमजोर निमोनिक है। शायद रेंट और अप्रेंटिस की साउंड मैचिंग पर आधारित है। हो सकता है, पर मुख्य बात यह है कि ये एक प्रॉपर लर्नर है। जी, एक स्ट्रक्चर्ड लर्नर। किताब इसे लर्नर का सूचक बताती है। ठीक है, तो ये थे अनुभवहीनता या सीखने की शुरुआत से जुड़े 8 शब्द। रुकी, कैलो, नियोफाइट, टायरो, एबिसिडेरियन, नोवाइस, फ्लेजलिंग, अप्रेंटिस। जी हाँ, हर शब्द का अपना एक अलग शेड है, एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। बिल्कुल, और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि भाषा कैसे एक ही विचार जैसे खुशी या अनुभवहीनता को इतने तरीकों से बयां करती है। हाँ, हर शब्द में एक महीन सा फर्क है, और ये निमोनिक्स चाहे वो सीधे हों, फनी हों या अजीब लगें, वो याद रखने में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल रटने की जगह एक कनेक्शन बनाते हैं शब्द से। हाँ, जैसे हमने देखा, खुशी सिर्फ खुशी नहीं होती, हम्म, वो एग्जल्ट का उल्लास, रैप्चर का आनंद, जॉक्युंड की मुस्कान या यूफोरिया का नशा हो सकती है। और वैसे ही अनुभवहीनता सिर्फ कमी नहीं है, वो रुकी की नई शुरुआत, कैलो की नादानी, नियोफाइट की जिज्ञासा, एबिसिडेरियन का पहला पाठ, फ्लेजलिंग का विकास या अप्रेंटिस का सीखना हो सकती है। और यहीं पर एक बात सोचने को मिलती है। क्या? हमने ये जो अनुभवहीनता वाले शब्द देखे, रुकी, नोवाइस, फ्लेजलिंग, समाज अक्सर अनुभव को बहुत ज्यादा महत्व देता है। हाँ, ये तो है। एक्सपीरियंस काउंट्स, ऐसा कहते हैं। जी, और अनुभवहीनता को अक्सर एक कमी या कमजोरी माना जाता है। पर क्या ये हमेशा सच है?
ये सोचने वाली बात है। क्या नौसिखिया होना हमेशा नेगेटिव ही होता है? या शायद उसमें कुछ पॉजिटिव भी है। जैसे एक ताजगी, पुरानी सोच पर सवाल उठाने की हिम्मत। हम्म एक नौसिखिया अक्सर चीजों को खुली आंखों से देखता है, बिना किसी बोझ के। हाँ, बिगिनर्स माइंड जिसे कहते हैं, सीखने की उत्सुकता। बिल्कुल। तो शायद अनुभवहीनता एक बाधा नहीं, बल्कि कुछ नया करने, कुछ अलग सोचने का एक मौका हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। एक नया दृष्टिकोण। इस पर सोचा जा सकता है। जरूर। तो इसी विचार के साथ कि नौसिखिया होना शायद एक अलग तरह की ताकत भी हो सकती है, आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, उम्मीद है सुनने वालों को ये शब्द और उनके निमोनिक्स दिलचस्प लगे होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों और विचारों के साथ। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। अंग्रेजी शब्दों की दुनिया में एक और ज्ञान यात्रा पर स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखेंगे क्रम संख्या 196 से 225 तक के कुछ शब्द, उनके मतलब समझेंगे और हाँ, कुछ मजेदार तरकीबें भी जानेंगे ताकि वो आसानी से याद रह जाएं। जी हाँ, मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि समझना है। और ये जो तरकीबें हैं, निमोनिक्स जिन्हें कहते हैं, वो काफी मदद करती हैं शब्दों को दिमाग में बिठाने में। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला शब्द है लिस्ट में 196, ग्रीन हॉर्न। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। क्या मतलब है इसका? ग्रीन हॉर्न, हाँ, इसका मतलब होता है नौसिखिया, मतलब कोई अनुभवहीन व्यक्ति। अच्छा, नौसिखिया, जैसे कोई नया हो किसी काम में। बिल्कुल, कोई इंटर्न हो या ट्रेनी जो भी सीख रहा हो। और इसे याद रखने के लिए एक मजेदार कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, बताइए। सोचिए, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, मतलब जाने की इजाजत है, हाँ पर फिर भी कोई बेवजह हॉर्न बजा रहा है। हाँ, ऐसा तो होता है कभी कभी। तो ऐसा कौन करेगा? शायद कोई नौसिखिया ड्राइवर ही होगा, है ना? तो ग्रीन सिग्नल पर हॉर्न बजाने वाला ग्रीन हॉर्न। अरे वाह, ग्रीन सिग्नल पर हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया। ये तो वाकई बढ़िया तरीका है, आसानी से याद रहेगा। जी, ठीक है। अगला शब्द है 197, डिलिटेरियस। ये सुनने में थोड़ा वजनदार लगता है। हाँ, डिलीटीरियस इसका मतलब होता है हानिकारक या नुकसानदायक। हानिकारक? कोई भी चीज जो सेहत के लिए या किसी भी स्थिति के लिए बुरी हो। अच्छा, इसे कैसे याद रखें? इसके लिए हम कंप्यूटर से मदद ले सकते हैं। कंप्यूटर से? कैसे? जैसे हम कंप्यूटर से वायरस वाली फाइल या फालतू की फाइल्स को डिलीट करते हैं हाँ हाँ, करते। क्योंकि वो हानिकारक होती हैं। बस उसी तरह डिलीटेरियस चीजों को भी जिंदगी से डिलीट कर देना चाहिए, हानिकारक समझकर। डिलिटेरियस को डिलीट से जोड़ना है कि ये हानिकारक चीजों के लिए है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। जी, अब है 198, डेट्रीमेंटल। इसका मतलब भी हानिकारक जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल सही। डेट्रीमेंटल का मतलब भी नुकसानदायक या हानिकारक ही है, डिलीटेरियस जैसा ही। अच्छा, फिर इसमें क्या फर्क है? बहुत मामूली फर्क है। डेट्रीमेंटल अक्सर किसी चीज के बुरे परिणाम या प्रभाव के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। याद रखने के लिए एक क्या कहते हैं, थोड़ा नाटकीय तरीका सोच सकते हैं। बताइए। डेट्रीमेंटल सुनने में थोड़ा डॉक्टर मेंटल जैसा लगता है। डॉक्टर मेंटल? हाँ, थोड़ा तो है। तो बस कल्पना कीजिए, अगर कोई डॉक्टर मान लीजिए मानसिक रूप से ठीक ना हो, तो उसका इलाज करना मरीज के लिए डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक साबित हो सकता है। अरे, डॉक्टर मेंटल, डेट्रीमेंटल, ये थोड़ा अजीब है, पर हाँ, शायद इसीलिए याद रह जाएगा, नुकसानदायक। बस याद रखने के लिए। सही है। ठीक है। अब है 199, नॉक्शियस। ये भी हानिकारक। लगता है आज हानिकारक शब्दों की ही लिस्ट है। हाँ, ये भी उसी श्रेणी का शब्द है। नॉक्शियस मतलब हानिकारक। ओके। खासकर ऐसी चीजों के लिए जो थोड़ी जहरीली हो या जिनकी गंध बहुत खराब हो, नुकसानदेह हो। जैसे कोई जहरीली गैस हो या कोई धुआं। अच्छा, और इसका निमोनिक? शब्द को तोड़कर देखिए, नो ऑक्सिस। नो ऑक्सिस। हाँ, अगर हमें यानी अस ऑक्सीजन ऑक्सीजन न मिले नो तो क्या होगा? तो मुश्किल हो जाएगी। हानिकारक होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत नॉक्शियस यानी हानिकारक होगा। नो ऑक्स अस, नॉक्शियस, ऑक्सीजन के बिना हानिकारक। वाह, ये भी सीधा कनेक्शन। हाँ, जी। अगला शब्द 200, नॉइसम। इसमें तो नॉइस है, मतलब शोर। हाँ, तो ये शोरगुल से जुड़ा है।
देखिए, ये एक आम कंफ्यूजन है। नॉइज़म सुनने में नॉइज जैसा है, मानता हूँ, हाँ पर इसका मतलब शोर से बिल्कुल नहीं है। और हाँ। इसका मतलब भी हानिकारक या बहुत ही अप्रिय, घृणित चीज है। अच्छा, जैसे, खासकर जिसकी गंध बिल्कुल बर्दाश्त न हो, बहुत बुरी बदबू। ओहो, तो नॉइज से कनेक्शन नहीं है। मतलब के हिसाब से नहीं। पर हाँ, याद रखने के लिए हम वो नॉइज वाला कनेक्शन बना सकते हैं। कैसे? ऐसे सोचिए कि कुछ तरह का शोर भी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो सेहत के लिए हानिकारक। नॉइसिन जैसा हो सकता है। हाँ, ध्वनि प्रदूषण तो होता ही हानिकारक। बस, तो नॉइसिन चीजें भी उसी तरह नुकसान पहुंचाती हैं, भले उनका लेना देना आवाज से ना हो। अच्छा, तो नॉइसन भी हानिकारक, पर खास तौर पर बहुत अप्रिय या घिनौना। और याद रखने के लिए नॉइज वाला लिंक ठीक है, समझ गई। जी। आगे बढ़ते हैं। 201, इंजूरियस। ये तो इंजुरी जैसा लग रहा है, चोट। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंजूरियस शब्द सीधे सीधे इंजरी यानी चोट से जुड़ा है। तो इसका मतलब भी हानिकारक। हाँ, जो चीज चोट पहुंचा सकती है या नुकसान कर सकती है वो इंजूरियस है। जैसे लापरवाही से गाड़ी चलाना इंजूरियस हो सकता है। सही बात है। इसे याद रखना तो आसान है, क्योंकि इंजरी शब्द हम रोज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो आसान था, इंजरी से इंजूरियस। अब है 202, बेनफुल। इसका क्या मतलब हुआ? अंदाजा तो अब भी यही है कि ये भी हानिकारक ही होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बेनफुल का मतलब भी नुकसानदायक, विनाशकारी या जहरीला होता है। ओके। इसे याद रखने के दो तरीके सोच सकते हैं। अच्छा। पहला, बैन शब्द से। सरकार जिन चीजों पे बैन लगाती है, हाँ, जैसे प्लास्टिक या कुछ दवाएं। बिल्कुल, वो अक्सर हानिकारक होती हैं, इसीलिए बैन लगता है। तो बैन से बेनफुल। ठीक है। और दूसरा है बेन शब्द से। बेन का मतलब होता है अभिशाप, श्राप या किसी के दुख का बड़ा कारण। अच्छा, बेन माने अभिशाप। हाँ, और अभिशाप तो हमेशा बेनफुल यानी नुकसानदायक ही होता है ना। हाँ, ये भी सही है। तो बेनफुल या तो बैन लगी हानिकारक चीज, या बेन यानी अभिशाप, दोनों ही लिंक अच्छे हैं। जी। अब आता है 203, बेलफुल। ये बेनफुल जैसा ही लग रहा है सुनने में। हाँ, सुनने में और मतलब में भी काफी समानता है। बेलफुल का मतलब भी हानिकारक, अशुभ या बुराई का संकेत देने वाला होता है। अशुभ कैसे? ये अक्सर किसी की नजर या इरादे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बेलफुल ग्लांस, मतलब बुरी या डरावनी नजर। ओह अच्छा। याद रखने के लिए एक थोड़ी मजेदार मतलब देसी तरकीब है। बताइए। बैल को बैल समझ लीजिए, से अगर आप पूरी लड़ाई करेंगे तो नतीजो क्या होगा? नुकसान ही होगा। हाँ, बेलफुल यानी नुकसानदायक हो सकता है। बैल से पूरी लड़ाई, बेलफुल यानी नुकसानदायक या अशुभ। ये नहीं भूलूंगी। ठीक है, अगला है 204, पर्निशियस। ये शब्द मैंने सुना है। इसका मतलब भी हानिकारक ही है शायद। जी हाँ, पनीशस का मतलब भी बहुत हानिकारक या घातक होता है। तो ये भी बाकियों जैसा ही है। लगभग वैसा ही, पर इसमें एक खास बात है। ये अक्सर ऐसी हानिकारक चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसका असर धीरे धीरे होता है, छिपकर। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, और जब तक असर पता चलता है तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। ओह। जैसे स्मोकिंग का सेहत पर परनिशियस प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे नुकसान करता है। सही उदाहरण है। और इसको याद कैसे रखें? इसके लिए एक थोड़ी मतलब विवादास्पद सी कहानी बनाई गई है। क्या? पुरानी सास। क्या मतलब? सोचिए, किसी कहानी या सीरियल में पुरानी सास की दखलंदाजी घर की शांति के लिए धीरे धीरे परनिशियस साबित होती है। अरे बाप रे, पुरानी सास से परनिशियस। बनाने वाले ने भी क्या सोचकर बनाया होगा। हाँ बस एक निमोनिक है, याद रखने के लिए। इसका कोई सामाजिक संदेश नहीं है। समझ गई। खैर, याद रखने में शायद काम आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 205, नॉक्शियस। ये शब्द मैंने पहले नहीं सुना। हाँ, नॉक्शियस उतना आम नहीं है, पर इसका मतलब भी हानिकारक या जहरीला ही होता है। नॉक्शियस जैसा। अच्छा। इसे याद रखने के लिए इसे नो क्यूज से जोड़ सकते हैं। नो क्यूज मतलब सवाल नहीं। हाँ, कल्पना करें कि किसी सेंसिटिव सिचुएशन में बिना सोचे समझे सवाल, क्यों पूछना। नोखुस यानी नहीं पूछना चाहिए था, नोखुस यानी हानिकारक साबित हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसका एक विलोम शब्द भी जानना जरूरी है। इनोकुअस। इनोकुअस, हाँ, उसका मतलब होता है हानि रहित, जो नुकसान ना पहुंचाए। नोखुस का उल्टा। नोक्यूस से नोक्वस और इनोक्वस उसका विपरीत। ये जानना उपयोगी रहा। जी। अगला शब्द है 206, रूइनस। इसमें तो रूइन यानी बर्बादी शब्द ही है। बिल्कुल, रूइनस का मतलब है विनाशकारी, बर्बादी लाने वाला या बहुत ही ज्यादा हानिकारक।
जो किसी चीज को पूरी तरह बर्बाद कर दे। जैसे कोई गलत फैसला रुइनस हो सकता है। हाँ, या कोई गलत निवेश रूइनस साबित हो सकता है। इसे याद रखने के लिए तो रूइन शब्द ही काफी है। हाँ, वो तो है। पर अगर चाहें तो एक और कल्पना कर सकते हैं। रुई का बना कोई नाजुक सा रिश्ता हाँ, गलत फहमी की वजह से रूइनस हो गया, मतलब बर्बाद हो गया। रुई जैसा रिश्ता रुइनस हो गया। ठीक है, तो ये थे हानिकारक या नुकसानदायक अर्थ वाले इतने सारे शब्द। डिलिटेरियस, डेट्रीमेंटल, नॉक्शियस, नोइसम, इंजूरियस, बेनफुल, बेलफुल, पर्निशियस, नॉक्शियस और रुइनस। बाप रे, काफी शब्द हैं एक ही मतलब के लिए। हाँ, अंग्रेजी में ऐसा होता है, एक ही भाव के लिए कई शब्द होते हैं और सब में अर्थ के थोड़े थोड़े शेड्स अलग होते हैं। चलिए अब शब्दों के एक और समूह की ओर बढ़ते हैं, कौन से? जिनका अर्थ है जिद्दी या हठी। अच्छा, जिद्दी। ये भी बहुत काम का शब्द है रोजमर्रा में। पहला है 207 एडमेंट। क्या मतलब है इसका? एडमेंट का मतलब है अटल, हठी जो अपनी बात या फैसले पर अड़ा रहे, जिसे मनाना या झुकाना बहुत मुश्किल हो। जैसे कोई बच्चा जिद पकड़ ले। बिल्कुल, किसी खिलौने के लिए एडमेंट हो जाए। याद कैसे रखें? इसका तरीका इसके उच्चारण में ही छिपा है। एडमेंट, अड़मत। अड़मत। हाँ, जैसे हम किसी जिद्दी व्यक्ति को कहते हैं ना, भाई ज्यादा अड़ो मत, तो एडमेंट यानी अड़ने वाला, जिद्दी। अड़मत, एडमेंट। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फिट बैठता है, आसानी से याद रहेगा। जी। अगला है 208 ऑब्ड्यूरेट। ये भी जिद्दी। हाँ जी, ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी कठोर, हठी या जिद्दी होता है। ऐसा व्यक्ति जो दया या तर्क से भी ना पिघले। ओह, काफी सख्त मतलब है। हाँ, इसे याद रखने के लिए एक छोटी कहानी सोच सकते हैं। कैसी कहानी? अब डरते रेट। अब डरते रेट। हाँ, मान लीजिए एक दुकानदार बहुत ऑब्ड्यूरेट था, किसी भी ग्राहक के लिए दाम कम नहीं करता था, एकदम हठी। ठीक है। पर अब शायद मंदी आ गई या कंपटीशन बढ़ गया, तो डर के मारे वो दाम रेट कम करने लगा है। तो अब डरते रेट कम कर रहा है वो ऑब्ड्यूरेट दुकानदार। अब डरते रेट, ऑब्ड्यूरेट। वाह, कहानियों से शब्द याद रखना वाकई काम करता है, मजेदार है। हाँ, दिमाग में बैठ जाती है बात। अगला जिद्दी शब्द है 209 टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब भी है दृढ़, हठी या किसी चीज को कसकर पकड़े रहने वाला, जो आसानी से हार नहीं मानता। अच्छा, इसमें थोड़ी पॉजिटिव बात भी है। हाँ, इसमें लगन का भाव भी है। जैसे कोई टेनेशियस सेल्स पर्सन हो जो ग्राहक के पीछे ही पड़ जाए, या कोई टेनेशियस रिपोर्टर हो। और इसका निमोनिक? इसके लिए सोच सकते हैं तना हुआ शिष्य, टेनासियस। तना हुआ शिष्य। हाँ, जो शिष्य हमेशा थोड़ा तना हुआ, गंभीर सा अपनी बात पर अड़ा रहता है, वो टेनेशियस कहलाता है। या बस तना हुआ आदमी भी सोच सकते हैं, जो अकड़ा रहे। तना हुआ शिष्य या तना हुआ आदमी, टेनेशियस। ठीक है। अब आता है 210 स्टबर्न। ये तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्टबर्न बहुत ही आम शब्द है जिद्दी के लिए। इसके लिए भी कोई तरकीब है? बिल्कुल, आसान सी है। तब बॉन। तब बॉन। हाँ, कल्पना कीजिए कि कोई इतना ज्यादा जिद्दी है कि लगता है वो तब से स्टबर्न है जब से वो पैदा बॉर्न हुआ है। हाँ, तब से बॉर्न, तब से स्टबर्न। ये तो मजेदार है और बहुत आसान है। जी। अगला 211 डॉगिड। क्या इसका डॉग मतलब कुत्ते से कोई लेना देना है? हाँ, कुछ हद तक है। डॉगिड का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, हठी, जो मुश्किलों के बावजूद हार ना माने और लगा रहे। अच्छा। जैसे कुत्ता किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो छोड़ता नहीं, वैसा। इसमें जिद के साथ साथ लगन का भाव भी है, जैसे डॉगिड डिटर्मिनेशन कहते हैं। और याद रखने के लिए? इसके लिए होगी लोग सोच सकते हैं। होगी लोग मतलब कुछ लोग अपनी बात पर इतने अड़े रहते हैं, इतने होगी होते हैं कि जो वो चाहते हैं वो होकर ही रहता है। डॉगिड। होगी लोग, डॉगिड। ये थोड़ा अलग है पर ठीक है, शायद याद रहे। अब 212 इंट्रांजिएंट। बाप रे, ये शब्द बोलने में ही थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इंट्रांजिएंट। इसका मतलब होता है कट्टर, हठी, जो किसी भी तरह का समझौता करने को राजी ना हो, एकदम अड़ियल। अच्छा, समझौता ना करने वाला। हाँ, ये अक्सर राजनीतिक बहस में या मोल भाव की स्थितियों में इस्तेमाल होता है। और इसे कैसे याद रखें? इसके लिए एक दृश्य सोचे। इंट्रिंजेंट्स। इंट्रिंजेंट्स, ट्रेन में जेंट्स? हाँ, कल्पना करें कि ट्रेन में कुछ जेंट्स इतने इंट्रांजिजेंट हैं, इतने हठी हैं कि वे महिलाओं या जरूरतमंदों के लिए भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए।
ओहो, ट्रेन के इंट्रांजिजेंट जेंट्स। ये दृश्य तो शायद कई लोगों ने देखा भी होगा। याद रखने में मदद करेगा ये। जी, बस याद रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। अगला 213 हेडस्ट्रॉन्ग। हेडस्ट्रॉन्ग, इसका मतलब भी जिद्दी और अपनी मर्जी चलाने वाला होता है, जो दूसरों की सलाह नहीं सुनता। इसका निमोनिक? इसका मतलब तो शब्द में ही है, जिसका हेड बहुत स्ट्रांग हो। अच्छा, हाँ, जो सिर्फ अपने दिमाग की सुने, किसी और की नहीं, वो हेडस्ट्रॉन्ग है। हेड इज स्ट्रॉन्ग सो हेडस्ट्रॉन्ग। ये तो बहुत ही सीधा है, आसानी से याद रहेगा। बिल्कुल। अब 214 विलफुल। इसमें विल है मतलब इच्छा, तो ये इच्छा से जुड़ा है। हाँ, विलफुल के दो मतलब हैं। एक तो जानबूझकर किया गया काम, अक्सर कुछ गलत, जैसे विलफुल डैमेज। अच्छा, और दूसरा? दूसरा मतलब है अपनी इच्छा पर अड़ने वाला, जिद्दी। जैसे कोई बच्चा विलफुल डिसोबीडियंस दिखाए, यानी जानबूझकर कहना ना माने। याद रखने के लिए पूरी विल सोच सकते हैं। जब किसी की अपनी इच्छा, विल, पूरी करने की जिद बहुत ज्यादा हो जाए, वो विलफुल कहलाता है। अपनी विल पूरी करने की जिद वाला, विलफुल। ठीक है। अगला 215 इनफ्लेक्सिबल। ये तो आसान लग रहा है, जो फ्लेक्सिबल न हो। बिल्कुल। इनफ्लेक्सिबल का सीधा मतलब है अनम्य, कठोर, जिसमें लचीलापन ना हो। जैसे कोई नियम या कोई इंसान। हाँ, ये नियमों, विचारों या किसी के व्यक्तित्व के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो आसानी से बदले या झुके नहीं। इसके लिए किसी खास निमोनिक की जरूरत ही नहीं। सही कहा। अब 216 इंट्रैक्टेबल। अरे, ये फिर से जिद्दी। कितने सारे शब्द हैं। जी हाँ, इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जिसे काबू करना, संभालना या जिसका हल निकालना बहुत मुश्किल हो। अच्छा, मतलब मुश्किल। हाँ, ये किसी समस्या के लिए हो सकता है, किसी बीमारी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए भी। मतलब वो बहुत अड़ियल या जिद्दी है। और इसे कैसे याद करें? इसके लिए है इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल। हाँ, सोचिए, कोई व्यक्ति ट्रैक्टर चलाने में सक्षम नहीं है। इन मतलब नहीं, एबल मतलब सक्षम। ठीक है। फिर भी उसे चलाने की जिद कर रहा है, तो ऐसे इंट्रैक्टेबल व्यक्ति को संभालना मुश्किल होगा ना। हाँ, इंट्रैक्टेबल, जो ट्रैक्टर नहीं चला सकता पर चलाने की जिद करे। ये कल्पना तो मजेदार है, याद रहेगा। जी। अगला 217 रिफ्रैक्टरी। ये कैसा जिद्दी है? रिफ्रैक्टरी का मतलब भी जिद्दी, अनुशासनहीन या जिसे नियंत्रण में लाना मुश्किल हो। अच्छा। ये अक्सर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है या फिर बीमारियों के लिए, जैसे रिफ्रैक्टरी बीमारी, जिस पर इलाज का असर ना हो रहा हो। ओह, और इसका निमोनिक? सोचें, रीफ्रैक्चर। रीफ्रैक्चर, दोबारा फ्रैक्चर। हाँ, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, उसे बार बार चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है, हाँ। पर वो फिर भी खेलने की जिद करता है, मतलब फिर से मानता ही नहीं, तो वो रिफ्रैक्टरी स्वभाव का है। बार बार फ्रैक्चर, फिर भी खेलने की जिद, रिफ्रैक्टरी अच्छा उदाहरण है, जिद्दी खिलाड़ी। जी। अब 218 ऑब्स्टिनेट। ये भी जिद्दी। ऑब्स्टिनेट भी हठी, जिद्दी या अपनी बात पर अड़ने वाला होता है। ये स्टबर्न जैसा ही है, पर शायद थोड़ा और नकारात्मक लगता है सुनने में। याद कैसे रखें? इसके लिए एक और बच्चों वाली कहानी है, अब से 3 8। अब से 3 8 मतलब? मान लीजिए बच्चा जिद कर रहा है कि अब से वो दिन में सिर्फ 3 बार ही खाएगा। 8 ईट का पास्ट टेंस। जी, ये उसकी ऑब्स्टिनेट जिद है। अब से 3 8 ऑब्स्टिनेट। बच्चों की जिदें तो इन शब्दों को याद रखने में वाकई बहुत काम आ रही हैं। हाँ, कल्पना करना आसान हो जाता है। ठीक है। 219 पर्टिनेशियस। ये कैसा जिद्दी है? नाम भी भारी है। पर्टिनेशियस का मतलब भी दृढ़, हठी या लगन से किसी काम में जुटे रहने वाला होता है। ये डॉगिड जैसा है, पर इसमें जिद का भाव ज्यादा महसूस होता है, जो आसानी से हार न माने। और इसका निमोनिक? सोचें, पर तन के खड़ा हो जाता है। पर तन के। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, उसे आपको एक काम बताओ तो वो सीधे हाँ नहीं करता, बल्कि पर तन के खड़ा हो जाता है, अपनी शर्तें रखता है या आनाकानी करता है। तो ऐसा व्यक्ति पर्टिनेशियस है। अच्छा, पर तन के खड़ा होने वाला पर्टिनेशियस। ये कल्पना भी आसान है। ठीक है। और इस जिद्दी लिस्ट का आखिरी शब्द 220 म्यूलिश। म्यूलिश का मतलब है म्यूल जैसा जिद्दी। म्यूल यानी खच्चर। ओह अच्छा, खच्चर जैसा जिद्दी। हाँ, खच्चर अपनी जिद के लिए जाने जाते हैं ना, तो म्यूलिश मतलब बहुत ज्यादा हठी और अक्सर बेअकल तरीके से जिद करने वाला। और याद रखने का तरीका? एक तरीका तो म्यूल से ही है, दूसरा है मालिश। मालिश? हाँ,
सोचिए, छोटा बच्चा रोज मालिश करवाने की म्यूलिश जिद करता है। खच्चर जैसा या मालिश की जिद करने वाला म्यूलिश। वाह! तो ये थी जिद्दी शब्दों की पूरी पलटन। एडमेंट, ऑब्ड्यूरेट, टेनेशियस, स्टबर्न, डॉगेड, इंट्रांजिजेंट, हेडस्ट्रॉन्ग, विलफुल, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रैक्टेबल, रिफ्रैक्टरी, ऑब्स्टिनेट, पर्टिनेशियस और म्यूलिश। बाप रे, इतने सारे तरीकों से किसी को जिद्दी कहा जा सकता है। बिल्कुल। और हर शब्द में, जैसा मैंने कहा, जिद का एक अलग रंग या शेड होता है। इन बारीकियों को समझना ही भाषा पर पकड़ मजबूत करता है। सही बात है। चलिए अब कुछ अलग तरह के शब्दों को देखते हैं। लिस्ट में आगे? हाँ, जरूर। अगला है 221, मार्वलस। ये तो बहुत पॉजिटिव शब्द है, शानदार। एकदम सही। मार्वलस मतलब अद्भुत, शानदार, आश्चर्यजनक, कोई चीज जो बहुत ही अच्छी लगे। हाँ, इसे याद रखना तो आसान है। हाँ, फिर भी एक तरीका सोच सकते हैं। मार्बल का फर्श। मार्बल, हाँ। हाँ, घरों में या अच्छी इमारतों में इटालियन मार्बल का फर्श कितना शानदार और मार्वलस लगता है। मार्वलस, मार्बल जैसा शानदार। हाँ, ये कनेक्शन अच्छा है। जी। पूर्ण, सीरियस। अच्छा, गंभीर, जैसे कोई ग्रेव सिचुएशन हो, मतलब गंभीर स्थिति, या ग्रेव मिस्टेक, गंभीर गलती। इसे कैसे याद करें? आप सोच सकती हैं कि किसी रेव पार्टी का पकड़ा जाना एक ग्रेव यानी गंभीर मामला बन जाता है। रेव पार्टी से ग्रेव मामला, हाँ, ये हो सकता है। या फिर विज्ञान का शब्द है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, उसमें भी गंभीरता का भाव है। तो ग्रेव मतलब जिसमें वजन हो, गंभीरता हो। रेव पार्टी वाला या ग्रेविटी वाला दोनों ही ठीक है। ग्रेव यानी गंभीर, समझ गई। बहुत अच्छे। अगला शब्द है 223, मोराल। ये हौसले से जुड़ा है क्या? बिल्कुल। मोराल, ध्यान दीजिएगा, मॉरल नहीं, मोराल। इसका मतलब होता है मनोबल, हौसला, उत्साह। अच्छा, मनोबल। हाँ, खासकर किसी समूह या टीम का मुश्किल समय में। जैसे कहते हैं ना, सेना का मोराल ऊंचा रखना जरूरी है। हाँ हाँ, सुना है। इसे याद रखने के लिए हम अपनी संस्कृति से प्रेरणा ले सकते हैं। कैसे? मुरली वाले यानी श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले किसका हौसला बढ़ाया था? अर्जुन का। हाँ, अर्जुन का मोराल बढ़ाया था, उनका मनोबल बढ़ाया था। मुरली वाले ने बढ़ाया मोराल। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर और यादगार तरीका है। कृष्ण और अर्जुन का संवाद तो है ही हौसला बढ़ाने का प्रतीक। बिल्कुल। अगला 224, किंडल। इसका मतलब है जलाना है। जैसे अमेज़न का वो डिवाइस आता है, किंडल। हाँ, किंडल का एक मुख्य मतलब है आग सुलगाना, जलाना, या फिर किसी भावना या रुचि को जगाना, उत्तेजित करना। अच्छा, भावना जगाना भी। हाँ, शायद अमेज़न किंडल का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो पढ़ने के शौक को किंडल करता है, जगाता है। हो सकता है। और याद रखने के लिए आप कैंडल सोच सकती हैं, मोमबत्ती। हाँ, कैंडल। कैंडल क्या काम आती है? जलाने के। तो किंडल भी जलाने या जगाने का काम करता है। कैंडल से किंडल, ये भी सीधा और सरल है। जी। और अब आज की हमारी लिस्ट का आखिरी शब्द 225, ग्रीट। इसका मतलब स्वागत करना है ना? एकदम सही है। ग्रीट का मतलब है अभिवादन करना, नमस्ते करना या स्वागत करना, जैसे हम मेहमानों को ग्रीट करते हैं। हाँ। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं, हमारे घर की रीत है हाँ, कि आने वालों का अच्छे से स्वागत, ग्रीट किया जाए। घर की रीत है ग्रीट करना। ये भी आसानी से याद रह जाएगा। तो ये थे शब्द 196 से 225 तक, ग्रीन हॉर्न से शुरू करके ग्रीट तक। जी हाँ। हमने हानिकारक शब्दों का एक बड़ा समूह देखा, फिर जिद्दी शब्दों की तो जैसे पूरी फौज ही देख ली, हमने और अंत में कुछ और काम के शब्द। हर शब्द के साथ एक याद रखने की तरकीब भी थी। हाँ, और हमने देखा कि कैसे एक ही मूल अर्थ के लिए, जैसे हानिकारक या जिद्दी, अंग्रेजी में कितने सारे शब्द हैं और सब में थोड़े थोड़े मतलब के अंतर हैं। ये जो निमोनिक्स हैं, ये याद रखने की तरकीबें, ये शब्दों को पहली बार सीखने और याददाश्त में बिठाने में काफी मददगार हो सकती हैं, और मजा भी आता है सीखने में। बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आया। उम्मीद है सुनने वालों को भी ये शब्द और उनकी तरकीबें उपयोगी लगी होंगी। यकीनन लगी होंगी। पर यहाँ एक विचार आता है मन में क्या? कि ये जो रचनात्मक और मजेदार तरकीबें हैं, ये शब्दावली बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या ये भाषा की गहरी समझ बनाने के लिए, शब्दों का सही इस्तेमाल सीखने के लिए, उनके अलग अलग संदर्भों को समझने के लिए काफी हैं? या ये सिर्फ पहली सीढ़ी है? मतलब क्या ये सिर्फ
सतह पर तैरने जैसा है और असली गहराई में जाने के लिए, भाषा को सच में महसूस करने के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा पढ़ने और सुनने की ज़रूरत है। ये वाकई एक बहुत ज़रूरी सवाल है। क्या शॉर्टकट हमें मंजिल की पूरी तस्वीर दिखा सकते हैं या सिर्फ रास्ता शुरू करवाते हैं? इसी सवाल के साथ आज की ये शब्द यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। जी, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।